अरे जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी अपने इस नेक्स्ट लेक्चर की। अगेन IS 19 का ये थर्ड लेक्चर है, और इस लेक्चर में हम क्या क्या सीख रहे होंगे, क्या क्या पढ़ रहे होंगे। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड क्या होता है, डिस्कस करेंगे डेफर्ड टैक्स की इम्प्लीकेशंस, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो हमारा फोर्थ टाइप था एम्प्लॉय बेनिफिट्स का, इफ़ यू रिकॉल फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर ऑफ IS 19, कि हमने 4 किस्म के एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात की थी। तो जो अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं उनकी बात करेंगे, और फिर हम दो एग्जाम क्वेश्चन, एक समर 16 का और एक विंटर 20 का एग्जाम क्वेश्चन इंशाल्लाह देखेंगे, एंड विल रैप ऑफ IS 19 इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो आगाज़ करते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड की बात करते हैं। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड क्या है? याद रखिए सबसे पहले तो ये कि ये जो प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड है, ये वो मेथड है विच इज़ यूज्ड टू मेजर पेंशन लाइबिलिटी और defined benefit liability. This is the method which is used to measure, method used to measure डिफाइंड बेनिफिट प्लान, DBP, डिफाइंड बेनिफिट प्लान लाइबिलिटी। ठीक है ना, जो भी इसकी लाइबिलिटी बनी होती है वो इस मेथड से बनती है। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि दिस इज बेसिकली गाइडेंस फॉर एचरीज, दिस इज नॉट गाइडेंस फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वाई? बिकॉज ये बनानी किसने होती है? तो एचरीज ने बनानी होती है। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए गाइडेंस तो नहीं देते ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में तो आपने देखा होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू कैसे मेजर करनी है, IFRS 13 में बहुत सी चीज़ों की फेयर वैल्यू कैसे निकालनी है ये बताया गया है। अब अक्सर वो और बेशतर वो जो फेयर वैल्यूज़ हैं वो एक्सपर्ट्स निकाल रहे होते हैं, इंजीनियर्स, ठीक है, CFAs एट्सेट्रा निकाल रहे होते हैं। तो सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए नहीं है IFRS, ये और फील्ड के लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं उनको भी गाइडेंस देते हैं। तो बेसिकली IS 19 जो है वो एचडीज को गाइडेंस देता है। ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए गाइडेंस नहीं है, एचडीज के लिए गाइडेंस है कि जब वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान की लाइबिलिटी बनाने लगें तो उन्होंने किन किन बातों को का ख्याल रखना है। ठीक है। और हमारे यहाँ वो जहाँ पे जहाँ जहाँ IFRS फॉलो होते हैं वहाँ वहाँ एचडीज इस गाइडेंस के मुताबिक बनाते हैं। ठीक। तीसरी बात यह कि इसके मोटे मोटे रूल्स क्या हैं। ठीक है, बेसिक रूल्स क्या हैं जो आपको पता होने चाहिए। डिटेल्ड कैलकुलेशंस ना आपसे कराई जाएंगी, ना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ये डिटेल्ड कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी रखता हो, राइट। बट बेसिक रूल्स आपको मालूम होने चाहिए। इन बेसिक रूल्स में पहला रूल है पीरियड ऑफ सर्विस का। क्या? पीरियड ऑफ सर्विस। अब पीरियड ऑफ सर्विस का रूल क्या है? पीरियड ऑफ सर्विस का रूल ये है कि फर्ज कीजिए मेरे पास एक ही इंप्लॉई है, आसानी के लिए कह देते हैं हमारे पास सिर्फ एक इंप्लॉई है मिस्टर एक्स, जो पेंशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, एक ही इंप्लॉई है और उसको हमने पेंशन देनी है, बस दैट्स इट, और कोई इंप्लॉई हमारे पास नहीं है। अब मिस्टर एक्स के लिए एचडी भाई जो है वो कंप्यूटेशन करेंगे, क्या वो अंदाज़ा लगाएंगे कि यार इनकी टोटल नंबर ऑफ ईयर सर्विस क्या होगी, कितनी ये सर्विस करेंगे, फिर इनकी सैलरी क्या होगी, फिर इनकी एज कितनी होगी, डेथ वगैरह कब होगी, एट्सेट्रा। ठीक। फर्ज कीजिए उसके मुताबिक, ये सारी एस्टिमेशंस के मुताबिक जो मिस्टर एक्स को हमने टोटल पेंशन देनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू बनती है से 10 मिलियन। मिस्टर एक्स को जो पेंशन देनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है? से 10 मिलियन। ठीक। और मिस्टर एक्स ने जो टोटल सर्विस देनी है हमें वो है, फर्ज कर लीजिए 20 ईयर्स, और आज तक उसकी सर्विस के 8 ईयर्स पूरे हुए हैं। आज तक उसने कितनी सर्विस दे दी है? 8। टोटल सर्विस कितनी देनी है? 20। तो टेक्निकली स्पीकिंग उसने कोई 40% सर्विस दे दी है अपनी लाइफ की, है ना। अगेन ये मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, इट इज नॉट एज सिंपल एज दिस, बट बेसिक रूल है। अगर मैं सिंप्लीफाई करके आपको सिखाऊं तो स्टैंडर्ड कहता है आप 4 मिलियन की लाइबिलिटी आज तक बुक करोगे, आज तक। ठीक।
आप 4 मिलियन की लाइबिलिटी बुक करोगे, राइट। दिस इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन, इतना सिंपल नहीं होता, 8/20 करके नहीं एक्चुअली इसकी कैलकुलेशन करते, बट आई होप यू गेट द मैसेज कि जितनी सर्विस उसने दे दी है उसके हिसाब से उसकी पेंशन बुक होगी, यानी कि पूरी 10 मिलियन जो उसकी कंप्लीट पेंशन है वो अभी इस साल के एंड तक बुक नहीं होगी। अब इसी तरह नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फर्ज करें ये कैलकुलेशन नहीं बदलती, ये वही 10 मिलियन रहती है, ये बदल जाएगी डेफिनेटली, क्या ख्याल है, ये 9/20 हो जाएगी, तो इसका जवाब आ जाएगा 4.5, राइट। ये जो गेन है, ये जो गेन तो नहीं, ये जो इंक्रीज है 0.5 मिलियन का, है ना, 0.5 मिलियन का, ये क्या है, ये करंट सर्विस कॉस्ट है, समझे। करंट सर्विस कॉस्ट किस चीज को कहते हैं, अब मेरा ख्याल आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा करंट सर्विस कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। दिस इज कॉल्ड करंट सर्विस कॉस्ट, यानी कि जैसे जैसे वो और से और सर्विस देता जाता है, जो अक्रूवल होता है उसकी पेंशन का, वो बढ़ता चला जाता है, ठीक। ये है बुनियादी पहला कॉन्सेप्ट, जो बेसिक रूल्स हम पढ़ रहे हैं उसमें पहला कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। The second concept is related to eligibility threshold. Eligibility threshold. Now, what is eligibility threshold? फर्ज कीजिए आपके पास 3 एम्प्लॉइज है, मिस्टर एक्स, वाई, जी। मिस्टर एक्स ने जो सर्विस टू डेट दी है वो 5 इयर्स काम कर चुके हैं, मिस्टर जी जो है वो 2 इयर्स काम कर चुके हैं, और मिस्टर जी जो है वो 6 इयर्स काम कर चुके हैं, ठीक है। और इसको हम 3 कह देते हैं, मिस्टर एक्स 3 इयर्स, 3, 2, एंड मिस्टर जी जो है वो 6 इयर्स काम कर चुके हैं, ठीक है। ये इन्होंने आज तक सर्विस टू डेट लिख देते हैं नीचे, आज तक इन्होंने इतनी सर्विस दी है, ओके फाइन। फिर टोटल सर्विस ये कितनी देंगे हमें, इसका एस्टिमेट एचडी ने बना लिया। अगेन ये हम तो नहीं बनाते, तो एचडी बनाता है, एचडी ने बना लिया कि टोटल सर्विस ये कितनी देंगे। टोटल सर्विस जो है मिस्टर एक्स की उम्मीद है कि वो 7 इयर्स देगा, मिस्टर वाई की उम्मीद है कि वो 4 इयर्स देगा, मिस्टर जी की उम्मीद है कि वो 10 इयर्स देगा, ठीक। पेंशन का रूल कुछ ऐसे है कि पेंशन इज एप्लीकेबल, पेंशन का जो फॉर्मूला है या पेंशन का जो रूल है वो कहता है कि पेंशन इज एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि आपका जब काउंट होगा ना कि आपने कितने नंबर ऑफ ईयर सर्व किए हैं, तो फर्स्ट ईयर से शुरू होगा, ठीक है। हाउएवर subject to a minimum 5 years of service, अब ये इस फॉर्मूले का या इस रूल का क्या मतलब है, गौर से सुनिएगा। पेंशन शुरू तो होती है फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस से, यानी कि अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल 12 साल काम करता है और छोड़ के जाता है, तो पेंशन के फॉर्मूले के लिए उसकी सर्विस कितनी काउंट की जाएगी, 12 इयर्स, ठीक, 12 इयर्स। हाउएवर अगर कोई बंदा 4 इयर्स सर्विस करके छोड़ जाता है,
तो क्या उसको कोई पेंशन मिलेगी? नो, उसे नहीं मिलेगी। आई होप आपने ये डिसाइफर कर लिया कि यार इस रूल का मतलब क्या है। अब जाहिर है हमारा जो एचरी भाई है उसने ये सोचना है कि यार किस किस बंदे के अगेंस्ट कितनी कितनी पेंशन लाइबिलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, मिस्टर एक्स के अगेंस्ट, वाई के अगेंस्ट एंड जी के अगेंस्ट। करेक्ट? ऐसे ही है ना? क्या कोई पेंशन बुक भी करनी है या कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी भी है या नहीं करनी? स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है मिस्टर एक्स के केस में यस, रिकॉर्ड करनी है। अब आप परेशान हो रहे हो कि यार क्यों, अभी तो उसके तो 5 साल पूरे नहीं हुए। भाई आपका एस्टीमेट क्या है? 5 साल पूरे कर लेगा? यस, 7 साल करेगा। इसका मतलब है यस, आपने रिकॉर्ड करनी। कैसे रिकॉर्ड करोगे? 3/7 के हिसाब से। ठीक, फाइन। मिस्टर वाई के हवाले से क्या है? नो, रिकॉर्ड नहीं करनी। वाई? भैया इसने ना अभी टाइम पूरा किया ना ये टाइम पूरा करेगा, एस्टिमेट ही नहीं है कि ये पूरा करेगा, 4 ईयर में ही भाग जाएगा। फाइन। मिस्टर जी के वाले से क्या है? यस, रिकॉर्ड करनी है। और किस प्रोपोर्शन पे? 6/10 के प्रोपोर्शन पे। ठीक। अगेन मैं आपसे एक चीज अर्ज कर रहा हूं, गौर से सुन लेना है, पता चले आप प्रैक्टिकल ऑडिट में एक्चुअली को चैलेंज कर दो। ये जो मैंने लिखा है ना, ऊपर भी लिखा है यहां पे, कि ये जो प्रोपोर्शन है ना 8/20, 8/20 और 6/10 और 3/7, ये जो प्रोपोर्शन है, मैंने क्या पहले भी बोला है, दोबारा अर्ज कर रहा हूं, ये मैंने सिंप्लीफाई करके बताया है। ऐसे असल में एक्चुअली ऐसे कैलकुलेशन नहीं करता। असल में तो लोग प्रमोट भी हो रहे होते हैं ना, असल में तो उनके जो शुरू के सालों में पेंशन की एलिजिबिलिटी होती है वो थोड़ी बनती है, अगले सालों में ज्यादा बनती है। क्या ख्याल है? एक बंदा 20 साल असिस्टेंट मैनेजर रहता है और एक बंदा 20 साल डायरेक्टर रहता है, फर्क है ना दोनों की पेंशन में, राइट? तो असल में वो 8/20 3/7 करके नहीं बनाते, असल में तो वो देखते हैं कि बंदे की सैलरी किस साल में कितनी रही है, उसके प्रोपोर्शन पे बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं आपकी कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है जी? तो एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड, आई होप आपको समझ आया। अच्छा, एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड की एक और एग्जांपल भी है। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आ गई, दिस वाज एन इजी वन। एक और एग्जांपल भी है एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड की, ये देखिएगा, और इसके बाद आपकी प्रोजेक्टेड यूनिट की अंडरस्टैंडिंग मुकम्मल है। वो ये कि व्हाट इफ मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी, सेम पूरा डेटा जो यहां हमने लिखा है ना, सेम सारा डेटा, सेम टू सेम, 3 2 6 7 4 10, ठीक है ना? जो उनकी सर्विस अभी हुई है अभी तक, सर्विस टू डेट उनकी क्या है, फिर टोटल सर्विस क्या होगी, ठीक है ना, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आपका एस्टीमेट है। हाउएवर अब पेंशन का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। पेंशन का फॉर्मूला क्या है? पेंशन का फॉर्मूला यह है कि पेंशन एंटाइटलमेंट starts to build and accrue from 6th year of service। बात समझ रहे हैं? 6th year of service। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ भाई कि अगर किसी ने 8 years सर्व किया है तो उसके ईयर ऑफ सर्विस कितने काउंट किए जाएंगे? उसके ईयर ऑफ सर्विस काउंट किए जाएंगे 3, 6th 7th 8th।
3 years। कितने काउंट किए जाएंगे? 3। बात समझ रहे हैं? और अगर किसी भाई ने 3 साल काम किया है तो उसके कितने काउंट किए जाएंगे? भैया 0, नथिंग। समझ रहे हैं? नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल। प्रीवियस एग्जांपल में मिनिमम सर्विस लिमिट थी 5 साल की, बट ऐसा नहीं था कि नंबर ऑफ ईयर ही कम कर दें, काउंटिंग ही कम कर दें। ना ना, ऐसा नहीं था। आई होप यू गेट द डिफरेंस। ठीक है, एक सटल डिफरेंस है बट डिफरेंस है नेवरदलेस। तो यहां पे एचरी जो है वो क्या कैलकुलेट करेगा? वो पेंशन जो है इनकी जो लाइबिलिटी है वो कैसे कैलकुलेट करेगा? क्या उस पर कोई लाइबिलिटी कैलकुलेट करेगा या नहीं करेगा? मिस्टर जी के हवाले से स्टैंडर्ड कहता है यस, कैलकुलेट करेगा। ठीक, और कहता है 1/5 के हिसाब से करेगा। अगेन ये सिंपलिस्टिक प्रोरेशन है बट करेगा 1/5 के हिसाब से करेगा कि जी छठा साल है, पहला साल है पेंशन एलिजिबिलिटी का, है ना, और 4 साल और काम करना है। अच्छा, मिस्टर वाई के वाले से नो, नहीं करेगा भाई, वो तो उसने साल ही पूरे नहीं करने। तो अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट अबाउट मिस्टर एक्स? नो, नहीं करेगा। वाई? बिकॉज इसने करने तो हैं, हावेवर ये रिकॉर्डिंग शुरू होगी व्हेन ही इज इन इज 6th ईयर। तो इसने जो सर्विस देनी है 2 साल, 2 साल काउंट होगी ना, उसमें से अभी तक इसने कितने पूरे किए हैं? 0। तो इस 0 की वजह से इसकी काउंट नहीं होती। इसका प्रोरेशन क्या बनती है? 0/2। तो समझ आइए, जबकि मिस्टर जी की बनती थी 1/5। इतनी सी बात है जी। ठीक, इस किस्म की कोई चीज आज तक डिटेल में टेस्ट नहीं हुई। टेस्ट हो सकती है। कैसे टेस्ट करेगा एग्जामिनर? आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाएगा। क्या कहेगा? कहेगा भाई एचडी ने इन इंप्लॉइज के लिए ये अमाउंट कैलकुलेट की है, इस असम्पशन पे क्या डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए? और आपको अगर बेसिक रूल्स आते होंगे प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड के तो आप बता देंगे डालनी है, इनकी पेंशन की लाइबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए 20 साल। ठीक है जी, एज सिंपल एज दैट। सो हमारा पहला अल्हम्दुलिल्लाह जो एरिया था, जो टॉपिक था इस क्लास से रिलेटेड, वो हो गया। अब हम दूसरी की जाने आते हैं। क्या? डेफर्ड टैक्स फॉर डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स। डेफर्ड टैक्स ये हमारा दूसरा टॉपिक है इस क्लास का। कैसे करेंगे जी हम इसको? लिखा है यूजिंग द डेटा इन पार्ट ए ऑफ एग्जाम्पल ऑन पेज 65 ऑफ नोट्स। ये कौन सी एग्जाम्पल है? वही जो हमने लेक्चर नंबर 2 में सॉल्व की थी। जो लेक्चर 2 था हमारा IAS 19 का, ऐसी है ना, जो लेक्चर 2 ऑफ IAS 19 था उसके अंदर जो हमने सॉल्व की थी एग्जाम्पल, ये वो एग्जाम्पल है बेसिकली। यूजिंग द डेटा इन पार्ट ए ऑफ एग्जाम्पल on page 65 of notes, show deferred tax to be recorded assuming plan is approved by tax authorities। एक ये assumption लेनी है। दूसरा, plan is not approved। plan is not approved। ठीक, पहले हम पार्ट ए देख लेते हैं कि जी प्लान इज अप्रूव्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज तो क्या होता है। बड़ा सिंपल है, हमें याद है लेक्चर नंबर 2 से कि जी हमने क्या लाइबिलिटी बनाई थी। हमारी लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस इन दैट लेक्चर 100। हमने उस पे इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड किया था जो कि पीएनएल में गया था 13। हमने उस पे CSC करंट सर्विस कॉस्ट ऐड किया था जो कि पीएनएल में गया था 29। हमने उस पे PSC पास्ट सर्विस कॉस्ट ऐड किया था जो कि पीएनएल में गया था 15। और हमने उस पे रीमेजरमेंट गेन
जो कि OCI में गया था, ऐड किया था, बल्कि लेस किया था, रादर गेन था 2, ठीक। और फाइनली हमने कुछ बेनिफिट्स पे किए थे, बेनिफिट्स पेड, जो कि ना PNL में गए ना OCI में गए, 45, और हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन गया था 110, ठीक। इट इज़ द सेम इंफॉर्मेशन जो हमने उस सवाल में की थी। इसी तरह एसेट साइड पे अगर हम देखें तो एसेट साइड पे हमने ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था, फिर उसमें हमने इंटरेस्ट इनकम ऐड की थी। ओपनिंग बैलेंस बाय द वे 70 था एसेट का, फिर इंटरेस्ट इनकम आई थी उसमें PNL में से 9, फिर उसमें बेनिफिट्स कुछ पे हुए थे 45, और एक रीमेजरमेंट का गेन आया था हमें जो OCI में रिकॉर्ड हुआ था 16। लिहाजा हमारा जो क्लोजिंग एसेट बनता था वो 80 बनता था, ठीक। कंट्रीब्यूशन हमने नहीं ली, इसमें कंट्रीब्यूशन भी थी हमारे पास उस सवाल में, अगर हम याद करें तो कंट्रीब्यूशन भी थी, कंट्रीब्यूशन जो हमने पे की थी टूवर्ड्स द एसेट 30 की, तो 80 का हमारा क्लोजिंग बैलेंस बनता था, ठीक। अब अज्यूमिंग के प्लान टैक्स अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, याद रखिए जितना आप एक्सपेंस या इनकम PNL में रिकॉर्ड करेंगे ना, सारी टैक्स वाले अलाउ कर देंगे। क्या? जितना भी आप एक्सपेंस या इनकम PNL में रिकॉर्ड करेंगे ना, सारी टैक्स वाले मान लेंगे, टैक्स अलाउ हो जाएगी। इसका मतलब है फर्क सिर्फ किस वजह से आएगा, जितना आपने OCI में रिकॉर्ड किया होगा, बस दैट्स इट। जितना आपने OCI में रिकॉर्ड किया होगा, बस दैट्स इट, ठीक है। तो अगर मैं ये अज्यूम करूं कि जी मेरे पास ओपनिंग में OCI रिजर्व का बैलेंस था +10, OCI रिजर्व का बैलेंस क्या था? +10, और टैक्स रेट है 30%, तो मेरे पास ओपनिंग में पता क्या पड़ा होगा? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 3 की, और वो 3 पता है ऑफसेट कहां से हुई होगी, रिकॉर्ड कहां हुई होगी? बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी तो 3 की नजर आ रही होगी, करेक्ट। डेफर्ड टैक्स में लाइबिलिटी बैलेंस शीट में तो नजर आ रही होगी, बट उसका डेबिट साइड पता है कहां रिकॉर्ड हुआ होगा? OCI के अंदर ही। आपके पास जो नेट रिजर्व पड़ा होगा आपकी बैलेंस शीट में, वो 7 का पड़ा होगा। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस में होता था, अगर आप याद करो तो सेम टू सेम वही स्टोरी लाइन है, सेम वही स्टोरी है। इसका मतलब है मेरे पास अगर ओपनिंग OCI रिजर्व 10 का था, तो उस पर एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 3 की रिकॉर्ड होके जो मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिजर्व नजर आ रहा होगा, वो 7 का नजर आ रहा होगा, नेट ऑफ टैक्स। बिल्कुल जैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह नेट ऑफ टैक्स नजर आया करते थे। अब क्लोजिंग में क्या होगा, ये भी सीख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं, कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं। इस साल OCI में अमाउंट रिकॉर्ड हुई है 2 और 16, दोनों गेन है बाय द वे, दोनों गेन है। इस साल OCI में दोनों गेन्स रिकॉर्ड हुए हैं, ऐसे ही है ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं OCI में जो मेरा गेन आया है 18 का, उस पे मजीद डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड होगा। 18 इंटू 30% इज इक्वल टू 5.4, राइट। तो मेरा OCI के अंदर एक गेन नजर आ रहा होगा, याद रखना।
ओसीआई में क्या नजर आ रहा होगा? एक गेन नजर आ रहा होगा, साथ ही एक नेगेटिव नजर आ रहा होगा डेफर्ड टैक्स, क्योंकि वो भी ओसीआई में बुक हो रहा है। बात समझ रहे हो आप? साथ ही नेगेटिव भी नजर आ रहा होगा। तो नेट में ओसीआई में क्या बुक हो रहा होगा? 12.6। 12.6 इस साल ओसीआई में नेट पे क्या बुक होगा? 12.6। बात समझ आई? जर्नल अगर कोई इसका जानना चाहता है कि जर्नल क्या होगा जी, जर्नल बड़ा सादा है। जर्नल है जी इस डेफर टैक्स का, जर्नल क्या है? जर्नल है ओसीआई डेबिट, डीटीएल क्रेडिट 5.4 से। एज सिंपल एज दैट, नॉट अ बिग डील। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं और आप जरा कोशिश कीजिए एक मिनट देखने की उसे। क्या कि यार ईयर के एंड पर क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी? क्लोजिंग ओसीआई रिजर्व ग्रॉस बैलेंस, यानी कि टैक्स नेट किए बगैर क्या होगा, और क्लोजिंग ओसीआई रिजर्व नेट बैलेंस, यानी कि टैक्स नेट करने के बाद क्या होगा? एक मिनट पॉज कीजिए और जरा इस पे सोचिए। ऑलराइट, आई होप आपने इसको सोचा है और इस पे कुछ अमाउंट्स बनाई हैं। मैं आपको बता देता हूं आप, ताकि अपना जवाब अगर मैच कर सकें, अगर आपने बनाई है तो, कि क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपके पास होगी 8.4। ओपनिंग 3 आ रही थी, इस साल की 5.4, तो 8.4। ग्रॉस बैलेंस होगा 28, 10 और 18, 28। और नेट बैलेंस होगा 7 और 12.6 इज इक्वल टू 19.6। तो एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये तो हो गया अगर प्लान अप्रूव्ड है। अगर प्लान अप्रूव्ड नहीं है, फिर ये सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। क्यों बोला? गौर से सुनिएगा। अगर प्लान अप्रूव्ड नहीं है, बी पार्ट, तो लाइबिलिटी की जो टैक्सेशन है ना, वो होगी एक्चुअल या कैश बेसिस पे। और जिस चीज की भी टैक्सेशन एक्चुअल या कैश बेसिस पे होती है, आपको मेरे IS 12 के लेक्चर से पता है, उसकी टैक्स बेस 0 होती है। यानी कि लाइबिलिटी जब तक आप पे ऑफ नहीं कर दोगे, तब तक टैक्स वाला मानेगा ही नहीं, उसका एक्सपेंस नहीं मानेगा। सॉरी, वो कहेगा नहीं, सॉरी आई डोंट एक्सेप्ट इट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी ओपनिंग लाइबिलिटी है कितने की? 100 की। कैरिंग अमाउंट 100, टैक्स बेस nil. All of this is a temporary difference, 100. All of this will give rise to a deferred tax asset. इसको आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि यार लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से बड़ी है, उससे भी डीटीए बनता है। ठीक है, और इससे भी कि यार उसने अभी तक मेरा एक्सपेंस नहीं माना, तो मुझ पे जुल्म किया, आइंदा मुझे रिलीफ देगा। ठीक, तो इट्स अ डेफर्ड टैक्स एसेट वर्थ 30। ठीक, ऑल ऑफ दिस इंटरेस्टिंग। फिर बात कर लेते हैं क्लोजिंग की। क्या बात कर लेते हैं? क्लोजिंग की। अच्छा, क्लोजिंग में द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लाइबिलिटी इज नाउ 110, करेक्ट? Tax base is again 0. Again, we know it's all of it is a temporary difference. Deferred tax asset would be how much? Would be how much? 33. Fine. सवाल है इस 33 का, ये 30 से 3 तक आए हैं, जर्नल क्या किया जाए?
DTA तो डेबिट करना है बाय 3, समझ आ गई बात, विच इज क्वाइट क्लियर कि 30 से 33 तक कोई आए तो 3 से DTA डेबिट होता है। क्रेडिट क्या करें? याद रखिए सबसे पहले OCI क्रेडिट करें, सबसे पहले OCI डेबिट या क्रेडिट, वो देखेंगे हम डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, ठीक है, सबसे पहले वो करें। क्यों? डिपेंडिंग ऑन, गौर से सुनिएगा, डिपेंडिंग ऑन कि इस साल लाइबिलिटी में ये जो रीमेजरमेंट गेन है या लॉस है ये क्या आया है। लाइबिलिटी में क्या आया जी? रीमेजरमेंट गेन आया या लॉस आया? लाइबिलिटी में 2 का गेन आया है। अच्छा, गेन के ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम होती है या एक्सपेंस होता है? गेन के ऊपर डेफर्ड टैक्स का एक्सपेंस होता है। अच्छा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 30% इज इक्वल टू 0.6। इसका मतलब है ये बनेगा, देखिएगा, OCI डेबिट बाय 0.6। कैसे बना? 2 के गेन पर 30%। अगर ये लॉस होता तो इस पे इनकम आती, ये गेन है इसलिए इस पे एक्सपेंस आया। बाकी जो बैलेंसिंग बचता है वो डेफर्ड टैक्स इनकम में चला जाएगा। 3.6 बैलेंसिंग डेफर्ड टैक्स इनकम में, क्योंकि उसके अलावा तो और कुछ OCI में रिकॉर्ड हुआ नहीं ना, उसके अलावा तो सब कुछ PNL में रिकॉर्ड हुआ है ना जी। क्या ख्याल है? इससे एक और बात समझ आती है हमें। क्या समझ में ये आता है कि इस साल जो OCI में गेन नजर आएगा लाइबिलिटी से रिलेटेड, वो नजर आएगा हमें कितना? 2 का। साथ ही नीचे डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट भी उसका आएगा 0.6 का। तो नेट में कितना बनेगा वो गेन? 1.4 का। फाइन, ओके। तो लाइबिलिटी के हवाले से तो हमें बात समझ आ गई, ठीक है जी, क्लियर है। अब बात करते हैं एसेट की। अब चूंकि ये दोनों अब अलग अलग हैं, अब प्लान इज नॉट अप्रूव्ड बाय कमिश्नर, कमिश्नर को नहीं पता कि वो जो एसेट्स हैं वो प्लान के लिए रखे हुए हैं जिस लिए रखे हुए हैं। बात समझ रहे हैं नहीं? जो प्लान एसेट्स की टैक्सेशन है, याद रखिए वो एसेट बाय एसेट होगी, डिपेंडिंग अपॉन के प्लान एसेट्स में जो पैसा आपने डाला हुआ है वो डाला हुआ कहां है। कोई बात समझ आ रही है? हो सकता है प्लान एसेट्स में से कुछ पैसा आपने बैंक में रखवाया हो, सेविंग्स अकाउंट्स में, होता है अक्सर, अक्सर ऐसा होता है। अब बैंक में जो पैसा सेविंग्स अकाउंट में गया होता है ना, उस पर कोई डेफर्ड टैक्स नहीं क्रिएट होता, देयर इज नो डेफर्ड टैक्स, क्योंकि उसकी वही टैक्सेशन है जो, उसकी वही टैक्सेशन है जो जनरली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रही होती है, ठीक है, फाइन। फिर हो सकता है उसमें कुछ पैसा जो है वो आपने डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हो, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड TFCs। फिर कुछ पैसा हो सकता है जो आपने इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हो, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। बात समझ रहे हैं? इन सब की टैक्सेशन अलग अलग होगी, इन सब की क्या कह रहा हूं, टैक्सेशन अलग अलग होगी, जिस पे जो डेफर्ड टैक्स बनता है वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब बैंक के सेविंग्स अकाउंट के वाले से तो मैंने आपको बता दिया जनरली देयर इज नो डेफर्ड टैक्स, ठीक है। हाउएवर बॉन्ड्स एंड TFCs के वाले से मैं आपको बता चुका हूं इनकी टैक्स बेस क्या होती है। IFRS 9 बॉन्ड्स एंड TFCs की टैक्स बेस क्या होती है? कॉस्ट। इन पे आने वाली इंटरेस्ट इनकम सेपरेटली टैक्सेबल होती है, ठीक है ना, इंटरेस्ट इनकम सेपरेटली टैक्सेबल होती है अलग से। इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी होती है, शेयर्स वगैरह, उनकी टैक्स बेस क्या होती है? कॉस्ट। उस पे आने वाली डिविडेंड इनकम अलग से टैक्सेबल होती है,
सेपरेट, ठीक है ना, अलग रेट्स हैं उसके, सब कुछ बताया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर एसेट की अपनी अपनी टैक्सेशन हो रही होगी, ठीक है जी। लिहाजा आपको प्लान एसेट्स का स्प्लिट चाहिए होगा और आपको देखना पड़ेगा किस पर कितना डेफर्ड टैक्स बनता है, ठीक है। फर्ज कर लीजिए, फर्ज कर लीजिए आपने ये प्लान एसेट्स को ऐसे स्प्लिट कर लिया, ठीक। आपको पता चला यार ईयर एंड पर इसकी जो कैरिंग अमाउंट है वो बनती है जी 80, और ईयर स्टार्ट पर जो इसकी कैरिंग अमाउंट थी वो बनती थी 70, राइट। जो टैक्स बेस है जो कि आपको स्प्लिट करने के बाद पता चली होगी, उससे पहले तो आपको पता चल ही नहीं सकती ना। एसेट बाय एसेट टैक्स बेस देखनी है ना आपने, क्या ख्याल है? फर्ज कर लीजिए टैक्स बेस ओपनिंग आ रही थी आपके पास 40 और क्लोजिंग आपके पास टैक्स बेस आ रही है, या इसको कह देते हैं 50, और क्लोजिंग आपके पास टैक्स बेस आ रही है से 55, ठीक। तो आपके पास टेम्परेरी डिफरेंस क्या बना? आपके पास टेम्परेरी डिफरेंस बना 20 एंड 25, राइट। और डेफर टैक्स लाइबिलिटी बनेगी अब, है ना, क्योंकि एसेट है ना, कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी बनेगी 6 एंड 7.5 की। क्या ख्याल है? अब अगेन डेफर टैक्स लाइबिलिटी की एंट्री करनी है, क्रेडिट डेफर टैक्स लाइबिलिटी बाय 1.5, ऐसे ही है। डेबिट व्हाट? डेबिट किस चीज को करें? याद रखिएगा, फिर से वही चीज करेंगे, फिर से जाके देखेंगे यार ओसीआई में कितना गेन रिकॉर्ड हुआ है, कितना गेन ओसीआई में रिकॉर्ड हुआ है जी रिलेटेड टू एसेट्स। फिर से वही होने लगा 16। 16 का 30% क्या बनता है? 16 का 30% क्या बनता है? 4.8। और बैलेंसिंग पीएनएल में, बैलेंसिंग पीएनएल में अ क्रेडिट ऑफ 3.3। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब प्लान एसेट के लिए भी सेम काम हो रहा है, अगर आप गौर करो तो। आपकी ओसीआई में गेन आया है 16 का, रिलेटेड डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट या टैक्स इंपैक्ट वट एवर यू कॉल इट, ठीक है। जनरली डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट का लफ्ज नहीं लिखा जाता, लिखा जाता है टैक्स इंपैक्ट का लफ्ज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएं, राइट। टैक्स इंपैक्ट विल बी रिटन 4.8 नेगेटिव, और दिखाया क्या जाएगा दोनों का सम करके? नेट 11.2, राइट। आई होप इन लास्ट 2 स्लाइड्स पर आपको डेफर्ड टैक्स ट्रीटमेंट फॉर डिफाइंड बेनिफिट प्लान समझ आ गया। आराम से यहां पॉज कीजिए और इस पर जरा 5 मिनट स्पेंड कीजिए, इसको डाइजेस्ट कीजिए। याद रखिएगा एग्जाम में ये टैक्स रूल्स बताना कि वो अप्रूव्ड है या नहीं है, एग्जाम्स में ये अगर अप्रूव्ड नहीं है तो प्लान एसेट का ब्रेकअप देना, ब्रेकअप वाइज उनकी टैक्स बेस बताना, ओपनिंग टैक्स बेस बताना, कैरिंग अमाउंट तो आप बना ही लेंगे। ये सब काम किसका है? एग्जामिनर का है। आज तक इस किस्म की डिटेल में ये चीज़ टेस्ट नहीं हुई, अगर टेस्ट होती है तो ये सब काम एग्जामिनर का है, वो आपको देगा डेटा सारा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास का, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अगर आप याद करो, रिकॉल करो,
तो हमने 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स पढ़े थे, राइट? 4 टाइप्स पढ़ी थी हमने एम्प्लॉय बेनिफिट्स की। हमने कहा था शॉर्ट टर्म होते हैं, उनकी अकाउंटिंग हमने देख ली थी। हमने कहा था टर्मिनेशन के ऊपर कुछ बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, उनकी अकाउंटिंग हमने देख ली। हमने कहा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट कुछ बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, जिसमें हमने 2 चीजें पढ़ी, डीसीपी एंड डीबीपी, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, राइट? उनकी अकाउंटिंग हमने देख ली। अब हम बात करने जा रहे हैं इन सब के अलावा जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो सकते हैं, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स दी थी। मैंने आपसे कहा था जो मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट के बोनस प्लान्स होते हैं, आमतौर पर वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स होते हैं। मैंने आपसे कहा था अक्सर डिसेबिलिटी बेनिफिट्स होते हैं, जो 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मच्योर होते हैं, दिए जाते हैं। ठीक है, फौरन 1 साल के अंदर, 3 महीने, 6 महीने के अंदर नहीं दिए जाते। ठीक, इनके हवाले से जो गाइडेंस है ना अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स के हवाले से, वो बड़ी अच्छी है, आपको पसंद आएगी। गाइडेंस ये है कि चूंकि ये लॉन्ग टर्म है और चूंकि इनका पे आउट एक लंबे अरसे का है, तो आप इसके लिए एक लाइबिलिटी बुक करें। क्या करें? लाइबिलिटी बुक करें। फाइन। अब चूंकि ये लाइबिलिटी है और लंबे अरसे की है, तो ये किस पे बुक की जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू पे बुक की जाएगी। अच्छा, इस लाइबिलिटी के बैलेंस में क्या क्या आएगा? एक ओपनिंग बैलेंस होगा, फर्ज कर लीजिए 100 मिलियन। अब स्टैंडर्ड कहता है चूंकि इसको आप प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हो, तो इस पे इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, अनवाइंडिंग की कॉस्ट आएगी। फर्ज कर लो द रेट इज 13%, फर्ज कर लो, तो 100 इंटू 13% हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस इंटू 13%। 13 की अनवाइंडिंग आ गई। कहां रिकॉर्ड होगी ये अनवाइंडिंग? पीएनएल में, पीएनएल टू लाइबिलिटी। फिर स्टैंडर्ड कहता है इस पे एक करंट सर्विस कॉस्ट आएगी। कैसे? बिल्कुल जैसे पेंशन वगैरह में आती है, यानी कि जैसे जैसे देखो सीनियर मैनेजमेंट का अगर 5 ईयर का बोनस प्लान है, तो जैसे जैसे वो काम करते जा रहे हैं उनका बोनस बढ़ता जा रहा है ना। तो हर साल के साल 1/5, 2/5, 3/5, हर साल के साल करके उनका बोनस एंटाइटलमेंट अक्रू होगा। वो कहां आएगा? करंट सर्विस कॉस्ट में आएगा। फर्ज करो आपने मेजर की करंट सर्विस कॉस्ट बनती है 29, फर्ज कर लो। अच्छा, अगर आप ड्यूरिंग दिस 5 ईयर पीरियड प्लान के फॉर्मूला में कोई चेंज करते हैं एंड एज अ रिजल्ट जो आपके बेनिफिट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट। फर्ज कर लो हमारा इस साल ऐसा कुछ हुआ और 15 की पास्ट सर्विस कॉस्ट भी आ गई। अच्छा, फाइन, ठीक है। फिर क्लोजिंग के ऊपर एक दोबारा से एस्टिमेशन की जाती है कि यार मेरी लाइबिलिटी बनती कितनी है। क्लोजिंग पे एस्टिमेशन की जाती है कि यार मेरी लाइबिलिटी बनती कितनी है। फर्ज करो एस्टिमेशन की गई और लगा हमें कि यार 150 की लाइबिलिटी बनती है। कितने की बनती है? 150 की। अब अगर आप इस सारे को टोटल करो तो ये तो 157 बनता है। क्या ख्याल है? 150 तो नहीं बनता। इसका मतलब है 7 से लाइबिलिटी कम हो गई है। इसे कहते हैं रीमेजरमेंट गेन। अगर लाइबिलिटी बढ़ जाए तो लॉस, लाइबिलिटी कम हो जाए तो गेन, राइट? स्टैंडर्ड कहता है यह भी पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। हर चीज रिलेटेड टू दिस
दिस अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स कहां रिकॉर्ड होगी? पीएनएल में। अदर देन पेमेंट, ऑब्वियसली अगर पेमेंट हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये पे ऑफ हो जाती है, लाइबिलिटी टू बैंक, इसमें से 50 की लाइबिलिटी से पे ऑफ हो जाती है, तो वो तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी टू बैंक होगा ना, वो तो पीएनएल में चार्ज नहीं होगा, वो तो हमें पता ही है, वो तो बैंक से पे ऑफ होगा। अदर देन पेमेंट, इसमें सारी चीजें कहां रिकॉर्ड हो रही होंगी? पीएनएल में। अच्छा, यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमने देखी है। क्या? मैंने जानबूझ के नंबर्स ऐसे लिखे हैं कि आपको डेजा वू की फीलिंग आए कि यार ये नंबर्स तो मैंने पहले भी देखे हुए कहीं। जानबूझ के मैंने नंबर्स वही लिखे हैं जो हमारी डिफाइंड बेनिफिट प्लान वाली एग्जांपल में थे, है ना? समझ आपको ये आती है कि इसकी अकाउंटिंग बिल्कुल सिमिलर है डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स की अकाउंटिंग से। डिफरेंस क्या है कि जो रीमेजरमेंट गेन है या लॉस है, गेन या लॉस जो मर्जी हो, वो कहां बुक हो रहा है? पीएनएल में, नॉट ओसीआई। डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में वो ओसीआई में बुक होता था, राइट? है ना? इसके अलावा एक अक्सर बड़ा डिफरेंस ये होता है कि अक्सर इन प्लान्स में 99% ऑफ द टाइम्स ये फंडेड नहीं होते, अक्सर नॉन फंडेड होते हैं। इसका मतलब है कि इन प्लान्स में कोई स्कीम एसेट्स का तस्वर नहीं होता, सिर्फ एक लाइबिलिटी ही होती है। ठीक। एक और जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि अक्सर इन प्लान्स में भी एक्चुअरी भाई इन्वॉल्व होते हैं एस्टिमेशंस में, अक्सर, अनलेस के कैलकुलेशंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अक्सर एक्चुअरीज इन्वॉल्व होते हैं। करंट सर्विस कॉस्ट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, पास्ट सर्विस कॉस्ट वगैरह ये एचडी बता रहे होते हैं। ठीक है जी। क्या हमें अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स समझ आ गए और क्या हमें वो आसान लगे? है ना आसान? 2 मिनट पॉज करके इनको भी देख लीजिए। चलिए जी, आई होप एंड अज्यूम कि आपने इसको देख लिया तसल्ली से, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट जो हमने इसी क्लास के अंदर करना है वो है समर 16 का क्वेश्चन 2। ये एक अराउंड 11 मार्क्स का क्वेश्चन था जो समर 16 में अपेयर हुआ था, विच रिलेटेड टू दिस टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग। ठीक है ना जी? मिलकर ही पढ़ लेते हैं सवाल को। अगर आप में से कोई चाहे तो पहले एक दफ़ा बेशक पढ़ ले, बट मिल के पढ़ लेते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। कहते हैं MIL ऑपरेट्स अ फंडेड ग्रेच्युटी स्कीम फॉर ऑल एम्प्लॉयज। अब मैंने ग्रेच्युटी के हवाले से बताया हुआ था आपको कि जी ग्रेच्युटी इज जस्ट लाइक पेंशन, बट पेंशन आपको टुकड़े टुकड़े करके मंथली बेसिस पे मिलती है, ग्रेच्युटी आपको फौरन मिल जाती है पूरी इकट्ठी। अब वो कहता है ये फंडेड है, फंडेड से मुराद है ऑब्वियसली कि इसमें एसेट्स भी होंगे। कहता है द फॉलोइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एचूरियल रिपोर्ट्स स्लैश रिकॉर्ड। सो एचूरी ने हमें डेटा शेटा बना के दिया 31 दिसंबर 2015 का, उससे ये डेटा हमें मिला। क्या कहता है? 2014 2015 ये डेटा है जी। ठीक। डिस्काउंट रेट पहले तो डिफरेंट है, 14 का डिफरेंट है, 15 का डिफरेंट है, फाइन। फिर एचडी ने हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस, पता है इसका क्या मतलब है? लाइबिलिटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का मतलब पता है क्या है? लाइबिलिटी। ऑब्लिगेशन क्या होती है? इट्स अ लाइबिलिटी। वो बना के दी उसने हमें दोनों सालों की, ओपनिंग क्लोजिंग यानी कि। फिर फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स वो बना के दी उसने हमें दोनों सालों की, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सालों की। करंट सर्विस कॉस्ट बना के दी, आपको मैंने बताया कि ये एक्चुअली बताता है कंट्रीब्यूशन पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि कितना पैसा आपने एसेट्स में ऐड किया। आपको पता है कंट्रीब्यूशन किस चीज़ को कहते हैं? एसेट्स में आपने कितना पैसा ऐड किया। और बेनिफिट्स पेड यानी कि कितने पैसे आपने पे आउट किए टू आउटगोइंग एम्प्लॉइज। ठीक, फाइन। रिक्वायरमेंट क्या है सवाल की, पहले वो पढ़ लेते हैं। कहता है प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन
statement of comprehensive income and notes to the financial statement. So notes भी आपने देने हैं for the year ended 31st December 2015. और इसकी नीचे एक छोटी सी चीज मैंने मिस की हुई है, नीचे एक आखिरी और लाइन भी थी, उसमें ये लिखा था कि कंपैरेटिव्स भी आपने देने हैं। क्या लिखा था? कंपैरेटिव्स भी आपने देने हैं, यानी कि पिछला साल का डेटा भी आपने देना है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। 2015 भी देना है, 2014 भी देना, राइट? ओके, आगे पढ़ लेते हैं। आगे कहता है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस एंड फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स ऑन 1 जनवरी 2014, यानी कि पिछले साल के स्टार्ट पर, वर 380 मिलियन एंड 351 मिलियन रिस्पेक्टिवली, यानी कि पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस भी दे दिया। अब हमें पता है कि रिकॉन बनानी होती है तो उसमें ओपनिंग बैलेंस तो चाहिए होता है जाहिर। फाइन। कहता है ऑन 28 दिसंबर 2014 MIL sold one of its divisions and transferred the relevant portion of defined benefit plan to the buyer। यानी कि ये वाला जो प्लान था उसका खत्म ही हो गया, इस प्लान का क्या हुआ? एंड हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं सेटलमेंट। क्या बोलते हैं? सेटलमेंट। प्लान का खात्मा हो गया जी, उसने प्लान बेच दिया। अब प्लान का खात्मा लोगों को पैसे देकर भी होता है, पे ऑफ करके भी होता है, और रेलिवेंट जो एंटिटी होती है ना वो सेल करके भी होता है। दोनों चीजों से प्लान का खात्मा हो जाता है। रेलिवेंट डिवीजन जो होती है उसको सेल कर दो, उससे भी प्लान का खात्मा हो जाता है। आई होप ये बात समझ आ गई। फाइन। कहता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एंड प्लान एसेट्स ट्रांसफर्ड वर 21 एंड 19 मिलियन रिस्पेक्टिवली। और उसने और कुछ भी नहीं बताया कि क्या हमें कोई पैसे देने पड़े साथ या नहीं देने पड़े, कुछ बताया नहीं? बताया ना? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है आप ये जर्नल करोगे जी, देख लो जर्नल बड़ा सादा सा जर्नल है। आप इसका जर्नल करोगे प्लान लाइबिलिटी डेबिट, लाइबिलिटी है 21 की, प्लान एसेट क्रेडिट, एसेट है 19 के, और सेटलमेंट का गेन लॉस कहां जाता है? पीएनएल में, 2 का गेन। एज सिंपल एज दैट, है या नहीं? राइट। और ये कब हो रहा है? ये एंड ऑफ लास्ट ईयर पे हो रहा है। इसका मतलब वो जो हम कहते हैं ना कि एचुरी से पहले आप नई रिपोर्ट निकलवाओ उस तारीख तक की, वो भी हमें निकलवाने की जरूरत नहीं है। 28 दिसंबर इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, है या नहीं? देख रहे हो ना ये बात? भूल नहीं जाने जो स्टेप्स बताए हुए हैं, सेटलमेंट के 2 स्टेप्स बताए हुए हैं, कर्टेलमेंट के 4 स्टेप्स बताए हुए हैं, वो स्टेप्स भूलने नहीं है, वो अप्लाई करने हैं सवाल में। अच्छा जी, ओके फाइन, आगे चलते हैं। कहता है ऑन 1 जनवरी 2015, यानी कि इस साल के स्टार्ट पे जो हमारा करंट साल चल रहा है, MIL changed the terms of the scheme for employees who had completed 4 years of service. As a result, present value of the defined benefit obligation increased by 30 million। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ, ये भी हमारे लिए कोई न्यू चीज नहीं है। इसको बोलते हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट। लें जी, पास्ट सर्विस कॉस्ट भी आ गई है सवाल में, नॉट अ बिग डील, हमारे लिए कोई न्यू चीज नहीं है। पास्ट सर्विस कॉस्ट 30 मिलियन कैसे रिकॉर्ड करते हैं हमें सब पता है। कहता है 40% ऑफ इंक्रीज्ड ऑब्लिगेशंस related to employees who have already completed 4 years service, whereas remaining increase pertained to employees who have provided an average of 2 years of service। अब ये जरा गौर से सुन लीजिएगा मेरी बात। ये एग्जामिनर ने अपने तरफ से
कंफ्यूज करने की कोशिश की है। क्या करने की कोशिश की है? कंफ्यूज। कंफ्यूज कैसे? कि थोड़ा सा उसने प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड में उलझाने की कोशिश की है। ये कोई प्रॉपर टेस्टिंग नहीं है पीयूसी की, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड की। मैंने आपको बताया कि उसकी प्रॉपर टेस्टिंग कैसी होगी, राइट? उसने ये कहा है कि यार इनमें से 40% एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 ईयर कर चुके हैं, और बाकी ऐसे हैं 60% जिन्होंने अभी 2 ईयर किया, बट उन्होंने भी 4 ईयर कर ही लेने हैं। रिकॉर्ड तो हम सब के लिए कर लेते हैं ना, अगर उन्होंने कर ही लेने हैं तो कर तो लेते हैं रिकॉर्ड। स्टैंडर्ड यही कहता है। स्टैंडर्ड कहता है अगर उनमें से कुछ पे ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है और कुछ पे अप्लाई हो जाएगा, आपने कंप्लीट अमाउंट रिकॉर्ड कर लेनी है एज पास्ट सर्विस कॉस्ट। ठीक है जी। कहता है बेस्ड ऑन द एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम एचडी, द कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर 2016 विल बी 23 मिलियन। अब आप सोचोगे यार इसका क्या रोल है? याद रखो ये बात डिस्क्लोज करनी होती है। क्या करनी होती है? डिस्क्लोज। कि अगले साल, नेक्स्ट ईयर, 2016 क्या है? नेक्स्ट ईयर। एचडी ने क्या कहा है कि अगले साल हमें कितना कंट्रीब्यूट करना है होगा, प्लान में कितने पैसे डालने होंगे। ठीक है जी। आमतौर पर जितनी अगले साल की करंट सर्विस कॉस्ट होती है ना, एचडी उतना ही कह देता है कि आप कंट्रीब्यूट कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते। कहता है द प्लान एसेट्स कंप्राइज 65% डेट सिक्योरिटीज, 2014 में 66%, 15% म्यूचुअल फंड यूनिट्स, 2014 में 10%, 10% इक्विटी, 2014 में 14%, एंड द बैलेंस इन बैंक डिपॉजिट्स। अब आप ये पढ़ के परेशान हो गए होगे कि यार ये कहीं 11 नंबर के सवाल में कहीं टैक्स तो नहीं आने वाला, कहीं डेफर्ड टैक्स तो नहीं आने वाला? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इतना एग्जामिनर शार्प, या शार्प नहीं कहना चाहिए, इतना एग्जामिनर जालिम नहीं हुआ इसमें, राइट? बेसिकली जो ये ब्रेकअप दिया है, ये भी मैंने आपसे कहा था ना, और भी कुछ चीजें होती हैं जो डिस्क्लोज करनी होती हैं। जो 5 चीजें मैंने बताई हैं उनके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीजें जो डिस्क्लोज करनी होती हैं अगर सवाल में इंफॉर्मेशन हो। ये जो ब्रेकअप है, इट इज वन ऑफ द डिस्क्लोजर्स एक्चुअली। आपको डिस्क्लोज करना होता है कि आपके प्लान एसेट्स का स्प्लिट क्या है, आपके प्लान एसेट्स में कहां कहां कौन कौन सी चीज इन्वेस्टेड है। इसको बोलते हैं प्लान एसेट्स का स्प्लिट। ठीक है, फाइन। कहता है द एवरेज रिमेनिंग वर्किंग लाइव्स ऑफ एम्प्लॉयज आर 10 ईयर्स। याद रखिए, अगेन आप सोच रहे होंगे यार इसका क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। इट इज अगेन वन ऑफ दोज डिस्क्लोजर्स। जितनी भी जितनी भी इंफॉर्मेशन वो आपको अबाउट दी प्लान दे देता है ना, उन सब को आपने डिस्क्लोज करना होता है। मैंने आपको बताया था एक्चुरियल असम्पशंस, एक्चुरी ने क्या क्या असम्पशंस ली, टर्म्स कंडीशंस क्या हैं प्लान की, ये सब चीजें डिस्क्लोज करनी होती है। बात क्लियर है? 1 मिनट यहां पॉज कीजिए और इस सवाल को जरा जहन में क्लियर कीजिए। अच्छा जी, सो आई होप एंड एक्सपेक्ट आपने इसको देखा है, इस सवाल को। अब इसके जवाब की जाने बातें, और ऑनेस्टली ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा जवाब। मेरे नज़दीक इस सवाल के कोई 15 एक नंबर तो होने चाहिए थे। नंबर थोड़े से ऑन द लोअर साइड है, बट नेवरदलेस कोई 3 पेजेस पे, मेरे पास कोई 3 पेजेस पे और आपके पास शायद कोई 2 पेजेस पे इसका जवाब जा रहा होगा। पहले पेज पर मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सर्प्ट्स बना दूंगा, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर तो सिर्फ एक एसेट या लाइबिलिटी आ रही होती है, राइट? नेट लाइबिलिटी आ रही होगी। और फिर
मैं एक्सट्रैक्ट्स बना दूंगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के, और आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सिर्फ एक सैलरी एक्सपेंस आ रहा होता है या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आ रहा होता है, और अगर कोई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है तो वो आ रही होती है, बस दैट्स इट, इतनी सी बात। ठीक, फिर मैं आ जाऊंगा नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पेज नंबर 2 पे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको पता है सबसे पहले मैं शुरू ही नोट से करूंगा, बिकॉज नोट्स से ही हम जो है पूरा सवाल ड्राइव कर रहे होंगे। नोट्स में सबसे पहले हमारे पास बनती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लान लाइबिलिटी। प्लान ऑब्लिगेशन कह लें, जो उसने लफ्ज़ यूज़ किया है, उसने ऑब्लिगेशन का लफ्ज़ अपने पास से याद रखिएगा यूज़ नहीं किया, ये अक्सर लफ्ज़ स्टैंडर्ड में इस्तेमाल हुआ है, प्लान ऑब्लिगेशन। ठीक है, लाइबिलिटी के बजाय ऑब्लिगेशन कहा हुआ है, तो इट्स वन एंड द सेम। डोंट डोंट गेट वरीड के यार क्या ऑब्लिगेशन कोई नई चीज़ होती है, इट्स जस्ट अ नेम फॉर लाइबिलिटी, राइट। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लान ऑब्लिगेशन कह लें, लाइबिलिटी कह लें, वट एवर यू कॉल इट। फिर नीचे हम लिख लेते हैं 2015 2014 कंपैरेटिव्स भी देने हैं, रुपीज इन मिलियंस। ठीक, अच्छा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो है वो ढूंढ लेते हैं जल्दी से सवाल में कि कहीं दिया हुआ है। मेरे पास सवाल खुला हुआ है, आपके पास भी सवाल सबके साथ पास सामने खुला होना चाहिए, समर 16 का क्वेश्चन 2, ठीक है ना, वहां से करते जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जी सवाल के अंदर, बुलेट नंबर 1 में अगर आप देखेंगे तो कहता है 380 है ओपनिंग बैलेंस यहां पे। ठीक, और 2015 का ऊपर दिया हुआ है, 2014 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2015 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा ना, 438। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना, 438। अच्छा, अब सबसे पहले हमें पता है हम इस पे इंटरेस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे आएगी, 2014 के लिए आएगी 380 इंटू रेट है 8% पिछले साल का, और 2015 के लिए आएगी 438 इंटू 9% रेट है, ऐसे ही है ना। तो ये बनेगी 39 और 30, अगर मैं राउंड कर दूं तो, क्या ख्याल है। फिर मुझे पता है करंट सर्विस कॉस्ट है, करंट सर्विस कॉस्ट है, पास्ट सर्विस कॉस्ट है ना, जो इस साल में आ रही है। फिर पिछले साल में सेटलमेंट भी एक हुई हुई है ना, सेटलमेंट भी एक हुई हुई है पिछले साल में। फिर बेनिफिट्स पे हुए हैं। मैं क्विकली सवाल को सिर्फ देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि यार मेरे क्या क्या चीजें हुई हैं, बेनिफिट्स पे हुए हैं, और फिर कोई मेरा रीमेजरमेंट का गेन लॉस होगा, राइट, रीमेजरमेंट का गेन या लॉस होगा, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, ऐसे ही है जी। ठीक, अब ये सारा डेटा सवाल में दिया हुआ है, अगर मैं देखना शुरू करूं, फॉर एग्जांपल करंट सर्विस कॉस्ट सवाल में सामने लिखी हुई है 15-19 सामने लिखी हुई है। पास्ट सर्विस कॉस्ट पिछले साल थी कोई नहीं, इस साल हमने बुलेट में देखी थी 30, जिसमें हमने बहस ये की थी कि क्या ये 30 पूरी लेनी है या सिर्फ उतने इंप्लॉयज की लेनी है जिनका पीरियड पूरा हो चुका है। स्टैंडर्ड कहता है पूरी लेनी है, जिनका पीरियड हो चुका है, जिनका फ्यूचर में हो जाएगा, क्योंकि आप लाइबिलिटी करंट एज वेल एज फ्यूचर की मेजर कर रहे होते हो, राइट। लाइबिलिटी तो होती फ्यूचर की इफेक्टिवली, ठीक है, एज लॉन्ग एज के एस्टिमेट हो कि उनका हो जाएगा। अगर ये एस्टिमेट हो कि उनका पूरा ही नहीं होगा पीरियड, फिर आप ऑब्वियसली नहीं लेते, ठीक है। बहरहाल इस हवाले से डेटा नहीं था सवाल में कि होगा पूरा या नहीं होगा। फिर सेटलमेंट, ये पिछले साल के एंड पे हुई थी, राइट। कितने से लाइबिलिटी कम हुई थी सेटलमेंट की वजह से, प्लान लाइबिलिटी में क्या एंट्री हुई थी, दिखाई थी मैंने आपको एंट्री करके, प्लान लाइबिलिटी में कितने की एंट्री हुई थी
डेबिट 21, करेक्ट। तो 21 की प्लान लाइबिलिटी कम हो जाएगी। फिर बेनिफिट्स पेड के पेमेंट्स कितनी हुई हैं, सवाल में दिया हुआ है 16 एंड 13। 16 पिछले साल और नॉट 13, 23 रादर इस साल, ठीक। फिर क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस भी सवाल में दिया हुआ है, ऐसे ही है ना जी। 438 पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है और 482 करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, करेक्ट। यहां से हम रीमेजरमेंट का गेन या लॉस निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, रीमेजरमेंट का जो गेन है वो नेगेटिव होगा क्योंकि वो लाइबिलिटी कम कर रहा होगा, लॉस अगर है तो वो पॉजिटिव होगा, बैलेंसिंग नंबर आएगा ये, ठीक। बैलेंसिंग नंबर पिछले साल में अगर हम देखें 2014 में, तो इस सब का जो सम बन रहा है वो बन रहा है कम, ऐसे ही है ना, 410 425 और ये माइनस करें तो कम बनता है। तो हमें कुछ नंबर चाहिए जिससे हम बढ़ाएं 2014 को, राइट। ये नंबर आता है 50, लॉस ऑफ 50, ये मैं 16 थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूं, लॉस ऑफ 50। जबकि 2015 में इट इज ए गेन ऑफ 21, इट इज ए गेन ऑफ 21, रीमेजरमेंट गेन या लॉस, ठीक है। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड में इसके लिए दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, दोनों आपको मिलेंगे, रीमेजरमेंट गेन और लॉस भी और एक्चुरियल गेन या लॉस भी। क्या? रीमेजरमेंट गेन या लॉस भी और एक्चुरियल गेन या लॉस भी, ये दोनों लफ्ज आपको नजर आएंगे स्टैंडर्ड में, ठीक। जो ज्यादा मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल होती है वो रीमेजरमेंट गेन लॉस होती है, ठीक। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। बहुत ही आसान था यार, सामने बना हुआ था सब कुछ, खुद निकाल के दिया हुआ था। ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कीम ऑब्लिगेशन, प्लान ऑब्लिगेशन। अब हम बात कर लेते हैं प्लान एसेट्स की, नोट नंबर 2। और हमें पता है प्लान एसेट्स जो होते हैं वो हम फेयर वैल्यू पे कैरी करते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स। अच्छा, प्लान एसेट्स की अगर बात करें तो वही 2015 2014 रुपीज इन मिलियंस। अगर हम बात करें तो हमें पता है ओपनिंग बैलेंस एक होता है हमारे पास। अगर हम रिकॉन बनाएं कि यार इस सवाल में था क्या क्या, मैं अगर सवाल को खोल के देखता जाऊं, ओपनिंग बैलेंस पे हमें पता है एक इंटरेस्ट इनकम आती है और वो सेम डिस्काउंट रेट पे होती है। डिस्काउंट रेट हम सबको पता है, दोनों के लिए क्या इस्तेमाल होता है, सेम। जैसे हमारे सवाल में था 13 13, दोनों जगह अलग अलग डिस्काउंट रेट इस्तेमाल नहीं हो सकता, ऐसा ही है, अलग अलग डिस्काउंट रेट इस्तेमाल नहीं हो सकता। और ये डिस्काउंट रेट होता क्या, ये भी पढ़ा हुआ है हमने, हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वाला, ऐसे ही है ना, चीजें भूलनी नहीं है। हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पढ़ा हुआ है हमने बात, फाइन। तो इंटरेस्ट इनकम आएगी। फिर कंट्रीब्यूशंस लिखा हुआ है कि जी कंट्रीब्यूशन हुई है एसेट के अंदर कुछ। फिर सेटलमेंट, जाहिर है सेटलमेंट एसेट में से भी माइनस हुई है ना, लाइबिलिटी से जैसे हुई है पिछले साल। फिर बेनिफिट्स पेड, जो पेमेंट्स हुई हैं वो एसेट में से भी माइनस होंगी, हमें पता है अगर एसेट हो तो वो एसेट में से भी माइनस हो रही होती है, बैंक से नहीं पेमेंट होती। फिर रीमेजरमेंट का गेन या लॉस आएगा, रीमेजरमेंट, यहां गेन एसेट में ऐड हो रहा होगा और लॉस एसेट से कम हो रहा होगा, बैलेंसिंग नंबर। और फिर क्लोजिंग बैलेंस बन रहा होगा, ऐसे ही है, करेक्ट। अब हम अपने सवाल को उठा के देख लेते हैं और देखते हैं कि यार क्या हमारे पास सारा डेटा है।
फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, बिल्कुल है, पहली बुलेट में लिखा है जी ओपनिंग बैलेंस इज 351। क्या 15 का ओपनिंग बैलेंस है? बिल्कुल है। टेबल में लिखा है कि 15 का ओपनिंग बैलेंस इज 449 विच इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 224 सॉरी 2014 विच इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 2014, राइट। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम क्या बनेगी? आप ओपनिंग बैलेंस के ऊपर 449 पर 9% लगा देंगे 2015 में, और 351 पर 8% लगा देंगे आप 2014 में, जो भी रेट वो लगा देंगे, ठीक। तो ये बनती है 28 और 40। कंट्रीब्यूशन कितनी कितनी है? कंट्रीब्यूशन हैं जी, सवाल में अगर मैं देखूं टेबल में तो 37 और 21। ठीक, फाइन। सेटलमेंट कितनी हुई थी? वो हमने जर्नल किया हुआ ये वाला, प्लान एसेट में 19 की सेटलमेंट हुई थी, ऐसे ही है ना? 19 की सेटलमेंट हुई थी प्लान एसेट में, तो 19 पिछले साल में से माइनस कर लेता हूं, फाइन। फिर बेनिफिट्स पेड, कितने बेनिफिट्स पे हुए जी? 23 एंड 16 लिखा हुआ है सवाल में, 23 यहां से माइनस कर दो, 16 यहां से माइनस कर दो। फिर बैलेंसिंग नंबर, रीमेजरमेंट गेन या लॉस, रीमेजरमेंट गेन या लॉस क्या? पिछले साल को अगर देखा जाए तो 449 तक पहुंचने के लिए हमें बैलेंसिंग नंबर कितना चाहिए? हमें बैलेंसिंग नंबर चाहिए पॉजिटिव 84, पॉजिटिव 84। दिस इज अ गेन, ऐसा ही है। और इस साल को देखा जाए तो हमें पहुंचने के लिए -12 चाहिए, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग बैलेंस सवाल में खुद बताया हुआ उसने 491 का है, -12। तो एक साल रीमेजरमेंट गेन आया, एक में लॉस आया, फाइन, ठीक है। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि यहां तक आप इसे तसल्ली से देख लें, इसको डाइजेस्ट कर लें अपने पास। चलिए जी, आई होप आपने इसको देख लिया, फाइन। आगे चलते हैं, और क्या डिस्क्लोजर्स हमने डालने हैं? हमें पता है एक और डिस्क्लोजर डलता है क्या? डिफाइंड बेनिफिट एसेट या लाइबिलिटी, है ना? अभी हमें देखना पड़ेगा वो डिफाइंड बेनिफिट एसेट है या लाइबिलिटी है। कैसे? कि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लान लाइबिलिटी क्या है? क्लोजिंग वो है, अगर हम गौर करें, वो है 482 और 438, ऐसे ही है ना? इसी तरह फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट क्या है? वो है 491 और 449, करेक्ट? तो आपके पास एसेट बचता है या लाइबिलिटी बचती है? मेरा ख्याल है दोनों सालों में ही डिफाइंड बेनिफिट एसेट बचता है, क्या ख्याल है? 9 का एंड 11 का, करेक्ट? अब मजे की बात यह, हम सब इस चीज को पढ़ चुके हैं, इसलिए हम जानते हैं कि यार अगर नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट हो तो फिर उस पर तो एसेट सीलिंग की भी रिक्वायरमेंट सप्लाई हो सकती है, क्या ख्याल है? अगर नेट डिफाइंड बेनिफिट क्या हो? एसेट, याद रखना। अगर नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी हो ना, नेट डीबीपी लाइबिलिटी हो, उस पे एसेट सीलिंग की रिक्वायरमेंट्स नहीं लगती एज सच। अगर आप एसेट दिखा रहे होगे उस पे एसेट सीलिंग की रिक्वायरमेंट्स लगती हैं, बट इस सवाल में कोई एसेट सीलिंग का जिक्र है? कोई जिक्र नहीं है, इसलिए शुक्र अल्लाह का अदा करें और आगे चलें,
ठीक है, अगर जिक्र होता तो अल्लाह का शुक्र है हमने उसकी पूरी प्रिपरेशन की हुई है, आगे कभी इसका जिक्र आ गया तो हम तैयार हैं इंशाल्लाह। ठीक, आगे चलते हैं। 3 बातें हो गई। चौथी चीज हमने बतानी होती है क्या, पेज नंबर 4 हम लिख लेते हैं इसके टॉप पे। चौथी चीज हमने बतानी होती है अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन पीएनएल, है ना, अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन पीएनएल। यहां चूंकि हम एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं तो पीएनएल नहीं लिखते, प्रॉफिट और लॉस लिख लेते हैं, जो स्टैंडर्ड की वर्डिंग है, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना, 2015 2014 रुपीज इन मिलियंस। कितनी कितनी अमाउंट्स रिकॉर्ड हुई हैं? करंट सर्विस कॉस्ट रिकॉर्ड हुई है दोनों सालों में पीएनएल में, क्या ख्याल है ना? करंट सर्विस कॉस्ट थी 19 एंड 15। फिर पास्ट सर्विस कॉस्ट रिकॉर्ड हुई है ना, वो थी 30। ठीक है, फिर इंटरेस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड हुई है दोनों सालों में, कितनी कितनी, 39 एंड 30, ऐसे ही है। फिर इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड हुई है ना, ये चूंकि इनकम है इसलिए मैं इसको नेट कर लेता हूं, नेट कर लेता हूं, 40 एंड 28 नेगेटिव कर लेता हूं, है ना, क्या ख्याल है? फिर एक और चीज रिकॉर्ड हुई है जिसको बोलते हैं गेन ऑन सेटलमेंट, हुई है नहीं हुई? कहां रिकॉर्ड हुई है? ये लिखी नहीं थी मैंने एंट्री, ये जो पीएनएल में 2 आया है, आएगा ना, गेन ऑन सेटलमेंट 2 का, ये भी रिकॉर्ड हुआ है पीएनएल में, गेन ऑन सेटलमेंट 2 का, चूंकि ये गेन है और पिछले साल में है तो यहां इसको नेट कर लेता हूं। मेरा ख्याल है यही चीजें हैं टोटल जो पीएनएल में रिकॉर्ड हुई हैं, क्या ख्याल है? ऐसे ही है, तो इसका सम कर लेते हैं और इसको कह देते हैं इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक है ना जी, ये बन जाएगा मेरे पास कितना कितना, 2014 में बन जाएगा मेरे पास 15, और 2015 में बन जाएगा मेरे पास 48। लें जी, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या दिखाना होता है, अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, रिकॉर्डेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा जी, वो भी बना लेते हैं, क्या, कैसे आएगा? आपका रीमेजरमेंट ऑफ प्लान ऑब्लिगेशन और रीमेजरमेंट ऑफ प्लान एसेट्स, ऐसे ही है ना जी? तो आपकी प्लान ऑब्लिगेशन की रीमेजरमेंट कितनी है दोनों सालों में, वो लिख लेते हैं पहले। प्लान ऑब्लिगेशन पर गेन आया है 12 का और लॉस आया था 84 का, ऐसा ही है, गेन 12 का और लॉस 84 का। इसी तरह प्लान एसेट पर अगर आप गौर करें तो, बल्कि नहीं, ये मैं आपको प्लान उसका बता दिया मैंने आपको, प्लान एसेट का 12 एंड 84, है ना, और प्लान ऑब्लिगेशन पर गेन है 21 का और लॉस था 50 का, करेक्ट, गेन को पॉजिटिव लिख दिया, लॉस को नेगेटिव लिख दिया। ठीक है जी,
तो ये बन गया 33 और 134। अब चूंकि कोई टैक्स नहीं है सवाल में, तो फिर इसका नेट ऑफ टैक्स और ये और वो लटम पटम वो वाली साइंस भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हो तो हम तैयार हैं उसके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। अब हमने तो यही 5 डिस्क्लोजर पढ़े हैं। हावेवर सवाल में और इंफॉर्मेशन भी है, उनको भी डिस्क्लोज करना है। अच्छा, कैसे डिस्क्लोज करना है? देखिए जी जरा, पेज नंबर 5। ठीक है जी, पेज नंबर 5। और इंफॉर्मेशन क्या क्या है सवाल में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। और इंफॉर्मेशन अगर मैं देखूं तो पहले तो वो मुझे कहता है एडवाइस रिसीव जो हुई एचरी से, उसकी बेसिस पे कंट्रीब्यूशन जो है अगले साल वो होगी 23 मिलियन। तो मैं लिखूंगा कंट्रीब्यूशन फॉर नेक्स्ट ईयर, और उसके अगेंस्ट आगे यही लाइन लिख दूंगा कि जी बेस्ड ऑन एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम, वही वाली लाइन, बेस्ड ऑन एडवाइस रिसीव फ्रॉम एचरी अगले साल की कंट्रीब्यूशन 23 मिलियन होगी। आई होप आपको समझ आ गई है वाली बात। ठीक है। अच्छा, ये मेरा छठा डिस्क्लोजर हो गया। सातवां देखिएगा, उसने मुझे प्लान एसेट्स का स्प्लिट दिया है, ऐसे ही है, उसने मुझे प्लान एसेट्स का स्प्लिट दिया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं प्लान एसेट्स का ब्रेकअप दिखाऊंगा, ब्रेकअप ऑफ प्लान एसेट्स। देखिएगा जी, 2015 2014 रुपीज इन मिलियंस। एक तरफ मैं अमाउंट दिखाऊंगा, एक तरफ मैं परसेंटेज दिखाऊंगा, अमाउंट परसेंटेज। किन में? जिसमें उसने मुझे दिया है, उसने कहा है जी डेट सिक्योरिटीज में इतनी अमाउंट थी, प्लान एसेट्स की इतनी अमाउंट उनमें इन्वेस्टेड थी। फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स, फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कह लो, और फिर बैंक डिपॉजिट्स। अब मैं इनके नंबर्स नहीं लिख रहा, सच्ची बात है, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अमाउंट परसेंटेज टोटल 100% बन रही होगी। जो टोटल वैल्यू है ऑफ माय प्लान एसेट्स, जो फेयर वैल्यू है, क्लोजिंग फेयर वैल्यू, उसको इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर करके मैं नंबर बना लूंगा। ठीक है ना, जो मेरी क्लोजिंग फेयर वैल्यू है उसको इस परसेंटेज जो सवाल में दी हुई है उससे मल्टीप्लाई कर करके मैं नंबर बना लूंगा। ठीक, आई होप ये कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, इट इज जस्ट अ डिस्क्लोजर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आखिरी एक और लाइन लिखी है कि जी रिमेनिंग वर्किंग लाइव्स जो है एम्प्लॉयज की वो 10 ईयर्स हैं। ये क्या है? इट इज वन ऑफ द की एक्चुरियल असम्पशंस। एक और नोट होता है अगर आप रियल कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो, की एक्चुरियल असम्पशंस। 2015 की, 2014 की रिमेनिंग वर्किंग लाइफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। अच्छा, एक और भी हम इसमें डाल सकते हैं, डिस्काउंट रेट।
क्या? डिस्काउंट रेट 9%, 8%। ये भी तो एक एक्चुअल असम्पशन है ना, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे यार सिर्फ 11 नंबर का सवाल और इतने डिस्क्लोजर। परेशान ना हो, मैं भी यही सोच रहा हूं। बट ये सारे डिस्क्लोजर हैं, ये सारे IS 19 के मुताबिक डिस्क्लोजर है, राइट? ये तो आपको लिखते लिखते ही खाली, ऑनेस्टली इफ यू इवन डोंट जस्ट थिंक अबाउट इट, यू जस्ट राइट देम डाउन, लिखते लिखते ही 40 मिनट लग जाएंगे। इतनी चीज, इतनी लंबी स्क्रिप्ट को लिखते ही 40 मिनट लग जाते हैं। somebody has to realize कि यार इतना लंबा कैसे लिखवा सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये ऐसे ही है। अच्छा एक चीज हम ठीक कर लेते हैं यहां पे, ये आई थिंक ये जो नंबर है इसके साइन के साथ मसला है। सो ये तो 21 मिलियन का गेन और 50 मिलियन का लॉस, ये तो ऐसे ही है। यहां पर जो ये है वो 12 मिलियन का लॉस है, राइट, और 84 मिलियन का गेन है। तो ये हम नंबर जरा दुरुस्त कर लेते हैं। ये नेट बनेगा 9 का गेन और ये नेट बनेगा 34 का गेन, ठीक। ये नंबर हम दुरुस्त कर लेते हैं जरा। अगर इसका कोई टैक्स वगैरह होता तो वो भी इस नोट में दिखा दिया जाता, रिलेटेड टैक्स 9 और 34 पर, ठीक है जी, फाइन। अब मेन स्टेटमेंट्स की तरफ जानिब आ जाते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो इसको क्या दिखाया जाएगा जी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फेस पर डिफाइंड बेनिफिट एसेट, एसेट होगा ना वो, डिफाइंड बेनिफिट एसेट, और स्टैंडर्ड कहता है इसको नॉन करंट एसेट्स में दिखाना है या करंट में दिखाना है, इट इज अप टू द एंटिटी टू डिसाइड। आमतौर पर नॉन करंट एसेट्स में दिखाया जाता है अगर एसेट हो, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में दिखाया जाता है अगर लाइबिलिटी हो, आमतौर पर, ठीक। इट्स अप टू द एंटिटी टू डिसाइड, ठीक। इसकी अमाउंट बनेगी रुपीज इन मिलियन, और दोनों साल भी लिख देता हूं, 2015, 2014, 9 एंड 11 बनाया था हमने, राइट, 9 एंड 11। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है, ये अक्सर किस में आ रहा होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस में आ रहा होगा ये, ठीक। ये अमाउंट होगी जो हमने बनाई थी नोट के अंदर, याद कर लेते हैं, 48 एंड 15। तो एक्सपेंस आएगा 48 एंड 15। इसी तरह अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपके पास आ रहा होगा रीमेजरमेंट, रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अब जाहिर है इस पे कोई टैक्स नहीं लिखा हुआ, वरना टैक्स भी साथ ही लिख देते, यहां लिख देते रिलेटेड टैक्स करके, ठीक। लेकिन टैक्स है नहीं तो वो लिख नहीं रहे। रीमेजरमेंट कितनी हमने बनाई थी? हमने वर्कआउट की थी 9, नहीं सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन, 9 एंड 34, 9 एंड 34 दोनों गेन है, दोनों पॉजिटिव है, एंड देयर इज नो रिलेटेड टैक्स। सो ये सवाल है जो हमने सॉल्व कर लिया है, समर 16 का क्वेश्चन है। The good part about this question is that you really don't have to use your brain to solve it, ठीक है ना। However, the bad part is that you have to use your wrist too much, है ना, you have to write a lot, so आपको लिखना बहुत पड़ता है, ठीक है। फिंगर्स एंड रिस्ट का बहुत इस्तेमाल है, ब्रेन का इस्तेमाल नहीं है, बट टाइम भी तो लगता है उस पर।
आई होप आपने ये सवाल समझ लिया। आप 1 मिनट लगाइए, पॉज कीजिए और जरा इसको देखिए प्लीज। चलिए, आई होप आपने देख लिया इसको। एक और चीज जो आप रेक्टिफाई कर लीजिए वो ये नोट 4 में जब हमने इंटरेस्ट कॉस्ट लिखी है तो दोनों तरफ 39 लिख दिया, ये 30 और 39 है। ऐसे सवालों का एक और प्रॉब्लम कि व्हेन यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन एंड जस्ट यूजिंग योर रिस्ट्स एंड फिंगर्स टू राइट, यू मे एंड अप एक्चुअली कॉपिंग पेस्टिंग में एरर्स भी कर सकते हैं आप, राइट। और आई थिंक ये इस तरह से अदर वे राउंड है कि दिस इज 30 एंड दिस इज 39, लिहाजा जो इफेक्ट आएगा एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस पे इसका, वो भी हम रेक्टिफाई कर लेते हैं कि व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। द सम इज एक्चुअली करेक्ट, ठीक है, वो ठीक है, बट इट वाज जस्ट अ टाइपो। ठीक है जी। ठीक, याद रखिएगा अगर कोई ओसीआई का टैक्स हो तो वो तो लिखा जाता है, अगर जो पीएनएल में टैक्स का इंपैक्ट होता है वो यहां डालने की कोई जरूरत नहीं होती, वो तो जो टैक्स का नोट होता है उसके अंदर जाता है। ठीक है, जो करंट एंड डेफर्ड टैक्सेस का नोट होता है उसमें जाता है जी। ठीक है, वो यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। एक छोटी सी बात सुन लीजिएगा, इट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्चुअली, और से सुनिएगा जी। अगर इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट कॉस्ट का जायजा लिया जाए तो इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट कॉस्ट का फॉर्मूला हमें यह समझ आया कि वो होता है ओपनिंग बैलेंस इनटू डिस्काउंट रेट। और हमने पढ़ा है कि डिस्काउंट रेट एसेट और लाइबिलिटी के लिए सेम, यानी कि प्लान एसेट और प्लान लाइबिलिटी के लिए सेम यूज करना मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है, रिक्वायर्ड है, इट इज मैंडेटरी। नाउ ओपनिंग बैलेंस, क्या साल के स्टार्ट का बैलेंस यूज करना है? जवाब है यस, इफ देर आर नो मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, आप पूछेंगे यार ये मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि यार जो सेटलमेंट है अगर वो मिडिल ऑफ द ईयर हो रही हो तो पहले आप मिडिल ऑफ द ईयर तक अकाउंटिंग पूरी करते हैं, क्या ख्याल है? उसके बाद सेटलमेंट करते हैं, उसके बाद आगे अकाउंटिंग शुरू करते हैं, क्या ख्याल है? इसी तरह अगर कोई करटेलमेंट है वो मिडिल ऑफ द ईयर हो रही है, थ्रू ड्यूरिंग द ईयर हो रही है, वट एवर, मिडिल कह लो ड्यूरिंग कह लो, बेसिकली एक ही बात है। ये ना समझना कि 3 या 9 मंथ्स के बाद नहीं हो सकती है एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। तो आप पहले करटेलमेंट तक अकाउंटिंग पूरी करते हैं, फिर आगे चलते हैं। उस केस में आपको पता है क्या होता है? पिछले 6 मंथ्स का अलग इंटरेस्ट रिकॉर्ड होता है और वो रिकॉर्ड होता है इस 6 मंथ्स के स्टार्ट पे जो बैलेंस था उसको यूज करके, और अगले 6 मंथ्स का अलग इंटरेस्ट रिकॉर्ड होता है और वो रिकॉर्ड होता है जो इस 6 मंथ्स के स्टार्ट पे बैलेंस था उसको यूज करके, अगर मिडिल ऑफ द ईयर फॉर एग्जांपल हो रही हो। बात समझ आइए? आपको पता है टेस्ट लीक करने की मेरी एक आदत है। आपके टेस्ट में जो क्वेश्चन है IS-19 का, उसमें कुछ यूं ही हुआ है कि देर इज अ चेंज ड्यूरिंग द ईयर एंड देन आपको इंटरेस्ट कॉस्ट और इंटरेस्ट इनकम के 2 दफा बैलेंसेस, 2 दफा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। ठीक है जी। Which then brings us to the last question of this class and last question of IS-19 as well.
IAS 19 याद रखना एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आता। अगर मैं को 10 ईयर्स के पेपर्स उठा के देखूँ ना, तो कोई 3 टाइम्स आया हुआ है, राइट। तो थ्राइस इन 20 अटेम्प्ट्स, कोई बहुत मुश्किल स्टैंडर्ड भी नहीं है, राइट। तो कोई इतना ज्यादा टेस्ट नहीं होता IAS 19, बट ऑब्वियसली टेस्ट हो सकता है, ठीक। विंटर 20 का ये क्वेश्चन 1 है, इसका पार्ट डी है। क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन की बाय द वे रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने एक्सप्लेन करनी थी अकाउंटिंग, कि भाई अकाउंटिंग होगी कैसे, नैरेटिव में लिखना था, ठीक है ना, अंग्रेजी में लिखना था कि अकाउंटिंग होगी कैसे भैया, ठीक है ना। कहता है ड्यूरिंग 2019 HL announced a bonus scheme for its employees. Under the scheme, all employees completing 5 years of service would be entitled to 2 bonus salaries. तो 5 साल आप सर्विस पूरे करो, फिर आपको 2 बोनस सैलरी मिलेंगी। HL was incorporated in 2016, so the first employee would complete 5-year period in 2021, in 2021, 2021. Therefore, nothing has been recorded in HL's financial statements. 4 marks. और अगर मैं आपको इस एंटिटी का ईयर एंड बताऊं कि सवाल में ईयर एंड क्या बताया हुआ था इसका, तो ईयर एंड बताया हुआ था 2019। अब ये कौन सा एम्प्लॉय बेनिफिट है? इज इट अ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट आपके ख्याल में? इज इट अ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट? नो, इट इज नॉट। शॉर्ट टर्म तो है नहीं। अच्छा, इज इट अ टर्मिनेशन बेनिफिट? नो। इज इट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट? पोस्ट रिटायरमेंट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट? नो। फिर विच वन इज इट? इज इट अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट? यस इट इज इंडीड। और अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स की अकाउंटिंग क्या होती है, पढ़ी है हमने, ये स्लाइड पर, कि जी लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है, प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है, उसी तरह इंटरेस्ट कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, रीमेजरमेंट गेन वगैरह वगैरह, ये सब कुछ किया जाता है और ये सब कुछ पीएनएल में बुक होता है। तो 4 नंबर के इवज उसको यही बताना था सिर्फ। कैसे भला, देखिएगा। लिखना था कि द स्कीम रिप्रेजेंट्स अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट whereby HL is required to record a liability for the eventual payment to the employee. At the end of 2019, this liability would be measured on the following basis. क्या? Liability would be prorated. कैसे prorated? Number of years served by employee till date and 5-year required service. ये जो मुझे PUC मेथड की कुछ बेसिक्स का पता है उस वजह से मैंने लिख दिया, ठीक। नंबर 2, liability would be adjusted to reflect the estimated number of employees expected to complete the 5-year service, यानी कि कितने लोग वाकई 5 साल पूरे करेंगे, ठीक। नंबर 3, liability would be based on the expected average salary per employee, obviously. And number 4, liability would be present valued using market yield on high quality corporate bond as the discount rate. अब आपको पता है मार्केट यील्ड ऑन हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड एज द डिस्काउंट रेट वाली बात कहां से आ रही है, राइट? ऐसे ही है। एक और पॉइंट जो बेसिकली IAS 8 से रिलेटेड है, क्या? सिंस द स्कीम वाज अनाउंस्ड इन द करंट ईयर, अब स्कीम में तो पुराने सालों से भी चीजें रिलेट करती है ना, बट उसकी अनाउंसमेंट ही करंट ईयर में हुई है। द लाइबिलिटी रिलेटेड टू 2016 टू 2019 कंप्यूटेड अबव वुड बी रिकॉर्डेड विद इन 2019, और सारे का सारा एक्सपेंस उसका 2019 में डलेगा।
पिछले सालों को जाके, पिछले सालों में वो अनाउंस ही नहीं हुई थी, तो पिछले सालों में जाके आप उसकी कोई रेट्रोएक्टिव एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। ठीक है, कि कोई रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट उसकी नहीं हो सकती। ठीक, इतनी सी बात है। और मजे की बात है कि ये मेरा जवाब है, दिस इज माई आंसर। अगर आप एग्जामिनर का आंसर देखोगे, सजेस्टेड आंसर, तो वो इससे भी छोटा है। ठीक है, वो उससे भी, इससे भी कंडेंस्ड है। ठीक है, यहां तो मैंने फिर कुछ थोड़ी ज्यादा बातें लिखी हुई हैं, उसने इससे भी थोड़ा कम लिखा हुआ है। ठीक है, एसेंस यही है। ठीक, तो एक बात जो, हाँ, जो एक बात जो इधर यहां लिखी होनी चाहिए थी, जो नहीं लिखी हुई बाय द वे, एक चीज इंपॉर्टेंट है जो यहां लिखी होनी चाहिए थी, वो ये थी कि जितनी भी अमाउंट है वो सारी कहां रिकॉर्ड होगी? पीएनएल में। इसकी चाहे इंटरेस्ट कॉस्ट हो, चाहे इसकी करंट सर्विस कॉस्ट हो, चाहे इसकी रीमेजरमेंट हो, वो सारी कहां रिकॉर्ड होती है? पीएनएल में। दैट्स इट। ये एक चीज जरूर लिखी होनी चाहिए थी यहाँ पे, ये मेरे अपने जवाब के अंदर यहाँ पे ये नहीं लिखी हुई। ठीक, ये आप लोग अपने पास ऐड कर लें, एंड दैट्स इट। सो वी आर ऑल डन विद IS 19 एज वेल जी। एज यूजुअल आप इसको रिवाइज करेंगे और प्रिपेयर करेंगे इन अकॉर्डेंस विद माय होमवर्क गाइडेंस डॉक्यूमेंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।